नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए रुक करते हैं फटाफट खबरों का। यूपी का कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे मध्य प्रदेश के उज्जैन से किया गया गिरफ्तार। महाकाल मंदिर पहुंचा था गैंगस्टर विकास। यूपी सरकार ने 8 पुलिस वालों की हत्या के आरोपी विकास दुबे पर 5 लाख का इनाम रखा हुआ है। विकास दुबे की गिरफ्तारी को लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि उज्जैन में कुख्यात अपराधी विकास दुबे के अलावा उसके 2 साथी भी गिरफ्तार किए गए हैं। कानपुर शूटआउट के मुख्य आरोपी विकास को करीबी रणबीर शुक्ला और प्रभात मिश्रा को पुलिस ने एनकाउंटर का ढेर कर दिया। प्रभात मिश्रा को पुलिस ने बुधवार को फरीदाबाद के एक होटल से गिरफ्तार किया था। बताया जा रहा है कि प्रभात पुलिस की कस्टडी से भाग रहा था। इसके बाद एनकाउंटर में प्रभात को मार गिराया। वहीं यूपी के इटावा में विकास दुबे के करीबी रणबीर शुक्ला को भी एनकाउंटर में मार गिराया गया। पुलिस के मुताबिक रणबीर शुक्ला ने देर रात महिवा के पास हाईवे पर स्विफ्ट डिजायर कार को लूटा था। उसके साथ 3 और बदमाश थे। पुलिस को लूट की जैसे ही खबर मिली, पुलिस ने चारों को सिविल लाइन थाने के काचुरा रोड पर घेर लिया। कश्मीर में बीजेपी नेता वसीम बारी की हत्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया। बीजेपी नेता जितेंद्र सिंह ने बताया कि पीएम मोदी ने फोन पर वसीम बारी की हत्या के बारे में जानकारी ली। उन्होंने वसीम के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। जम्मू और कश्मीर के बांदीपोरा में आतंकियों ने बीजेपी नेता वसीम बारी की हत्या कर दी। आतंकियों के हमले में वसीम के भाई और पिता को भी गोली लगी थी। बाद में दोनों की मौत हो गई। एलएसी पर चीन के साथ जारी सीमा विवाद को लेकर अमेरिका भारत के साथ खड़ा है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने कहा कि चीन के आक्रामक रुख का भारत ने सही जवाब दिया। ड्रैगन पर निशाना साधते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि चीन का उसके साथ हर पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवाद है। माइक पॉम्पियो ने कहा कि भारत चीन सीमा विवाद पर मैंने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की। पॉम्पियो के मुताबिक चीन ने बिना किसी के उकसावे के आक्रामक कार्रवाई की और भारत को ने इसका सही जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं से लेकर समुद्र के वियतनाम के सेनकाकू द्वीपों तक चीन का सीमा विवाद है। चीन के पास क्षेत्रीय विवादों को भड़काने का एक पैटर्न है। माइक पॉम्पियो ने कहा कि दुनिया को इस तरह की शैतानी करते रहने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि चीन अपने लोगों को खुले तौर पर भावनाएं व्यक्त करने की अनुमति देने से डरता है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के पास विश्वसनीयता का संकट है और दुनिया को कोरोना वायरस की सच्चाई बताने में चीन विफल रहा है। भारतीय सेना के जवानों को अपने स्मार्टफोन से 89 मोबाइल ऐप डिलीट करने के लिए कहा गया। गौर करने वाली बात यह है कि इनमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्रू कॉलर और टिकटॉक जैसी लोकप्रिय ऐप भी शामिल हैं। भारतीय सेना के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि सूचनाओं के लीक होने की घटनाओं को रोका जा सके। जवानों के लिए हाल ही में जारी किए गए निर्देशों में डेली हंट जैसे समाचार ऐप के साथ टिंडर, काउच सर्फिंग और डेटिंग ऐप्स को हटाने के लिए भी कहा गया है। सेना ने इसके लिए 15 जुलाई तक समय सीमा निर्धारित की, यानी 15 जुलाई तक सेना के हर एक जवान को अपने स्मार्टफोन से सभी 89 मोबाइल ऐप डिलीट करने होंगे। दुनिया में 1,21,66,688 कोरोना संक्रमित मरीज, 5,52,046 कोरोना मरीजों की मौत और 45,84,415 मरीजों का इलाज जारी है। अमेरिका में 31,58,932 कोरोना के संक्रमित पाए गए। 1,34,862 मरीजों की कोरोना से मौत हुई है। 16,31,391 मरीजों का इलाज जारी है। ब्राजील ने 17,16,196 कोरोना संक्रमित मरीज, 68,055 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है और 5,30,219 कोरोना के मरीजों का इलाज जारी है। देश में 7,69,052 कोरोना संक्रमित मरीज हैं। 21,144 लोगों की मौत हुई है। 2,71,354 मरीजों का इलाज अभी जारी है।
देश में 24 घंटे में 25,559 नए कोरोना के मरीज सामने आए। एक दिन में 491 मरीजों की कोरोना से मौत हुई है और 19,503 मरीज रिकवर हुए हैं। महाराष्ट्र में एक दिन में 6,603 कोरोना संक्रमित केस मिले। कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर के 2,23,724 पर पहुंच गया। 9,448 मरीजों की मौत हो चुकी है। तमिलनाडु में एक दिन में 3,756 नए केस मिले। 1,22,350 हुई। कोरोना मरीजों की संख्या 46,483 मरीजों का इलाज जारी है। दिल्ली में एक दिन में 2,033 कोरोना के नए केस मिले। 1,04,864 कुल कोरोना संक्रमित मरीज है। 23,452 मरीजों का इलाज जारी है। 3,213 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। गुरुग्राम में कोरोना के 38,419 कुल मरीज मिले हैं। एक दिन में 487 नए कोरोना के केस मिले। 9,112 कोरोना मरीजों का इलाज जारी है। 1,994 मरीजों की मौत हो चुकी है। उधर यूपी में कोरोना के 31,156 संक्रमित मामले सामने आए। एक दिन में 1,188 संक्रमित मरीज मिले हैं। 9,980 मरीजों का इलाज जारी है। सुबह में 845 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। हरियाणा में एक दिन में 691 नए कोरोना के संक्रमित केस मिले हैं। 3 मरीजों की कोरोना से मौत हो चुकी है। 491 मरीज रिकवर हुए हैं। प्रदेश में 18,690 कुल कोरोना संक्रमित केस हैं। 282 कोरोना मरीजों की मौत अब तक हो चुकी है। हरियाणा का पहला प्लाज्मा डोनेशन केंद्र फरीदाबाद के ईएसआई मेडिकल कॉलेज में बनाया गया है, जहां पर प्लाज्मा निकालने की अत्याधुनिक मशीनें लगाई गई। प्लाज्मा को 1 साल तक स्टोर करके रखने की भी सुविधा है। कोरोना के क्रिटिकल मरीजों की जान बचाने के लिए प्लाज्मा का यूज किया जाता है। ये प्लाज्मा कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों से हासिल किया जाता है। ईएसआई मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर असीम दास ने बताया कि हरियाणा प्रदेश का प्लाज्मा डोनेशन केंद्र बनाया गया क्योंकि फरीदाबाद और गुरुग्राम में प्रदेश के सबसे ज्यादा संक्रमित मरीज हैं। कैथल में उत्तर प्रदेश से लौटे 2 शख्स कोरोना से पॉजिटिव मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने नागरिक अस्पताल में आइसोलेट किया गया है। डॉक्टर जय भगवान जाटान के मुताबिक 183 सैंपल की रिपोर्ट आई है, जिनमें से 2 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिनके साथ सैंपल 7 जुलाई को लिए गए थे। चरखी दादरी में आए 3 कोरोना के केस। जिले में 91 कोरोना संक्रमित मरीज, 57 मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। 53 सैंपल जो है वो आना भी बाकी है। सिरसा में कोरोना से 50 साल की एक महिला की मौत होने की खबर है। जिले में कोरोना से पहली मौत हुई है। मृतक महिला क्रोनिक गुर्दा फेलियर से ग्रस्त थी। सिरसा में 13 नए कोरोना के केस सामने आए। जिले में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 174 हो गई है। 74 कोरोना मरीजों का इलाज जारी है। भिवानी में कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन के नियमों की पालना न करने वाले लोगों पर पुलिस सख्त हो गई है। पुलिस ने लॉकडाउन में 9,000 से ज्यादा वाहनों के चालान कर 47 लाख रुपए वसूल किए हैं। भिवानी पुलिस ने मास्क न पहनने वालों से 32 लाख रुपए से ज्यादा वसूल किए हैं। डीएसपी वीरेंद्र सिंह ने कहा कि 454 वाहनों को जब्त किया गया। जागरूकता के बाद भी न मानने वाले 140 लोगों को गिरफ्तार किया गया। डीएसपी के मुताबिक अनलॉक के बाद मास्क न पहनने वालों पर सख्ती बढ़ी है। पुलिस ने 6,525 लोगों के चालान काटे। उन्होंने लोगों से अपील की कि लोग लापरवाही ना करें। महामारी का खतरा टला नहीं है, बढ़ रहा है। अभय चौटाला को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जवाब देते हुए पूछा कि 2009 में इनेलो के 32 विधायक थे, फिर भी कुछ नहीं कर सके। पुरानी बातें करने वालों के हाथ ऐसा ही होता है। बीजेपी का नया अध्यक्ष बनने से कुछ नहीं होगा। बीजेपी से हर वर्ग परेशान है। इस सरकार में हर घोटाले को दबा दिया जाता है। कांग्रेस सरकार आने के बाद पीटीआई टीचर्स की फिर से बहाली की जाएगी। कांग्रेस का संगठन जल्द बन जाएगा, ये कहना है हुड्डा का। उन्होंने कहा कि कोई गुटबाजी नहीं, गुटबाजी तो सरकार में है। अशोक तंवर और अभय चौटाला की मुलाकात के बारे में सवाल को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हंसी में टाल दिया।
चंडीगढ़ में मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा की अध्यक्षता में हुई बैठक में तय किया गया कि कचरा उठाने के लिए वेस्ट मैनेजमेंट परियोजना का विकास किया जाएगा। बैठक में पीपीपी मॉडल के तहत कचरे के 100% डोर टू डोर कनेक्शन, ढुलाई और निपटान के लिए कलेक्टिव सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट परियोजना को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। शेडो कैबिनेट की चर्चाओं पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने निशाना साधा। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कांग्रेस पहले अपना कुनबा संभाले, कांग्रेस अपने 30 विधायक इकट्ठे नहीं बैठा सकती। साथ ही उन्होंने कहा कि 10 दिन में सरकार गिराने का दावा करती थी, लेकिन प्रदेश में 9 महीने से मजबूती से सरकार काम कर रही है। सुरजेवाला ने कहा कि जब से लॉकडाउन लगा तब से मुख्यमंत्री ने अपने विधानसभा क्षेत्र का 2 बार ही दौरा किया है। उन दोनों बार में भी वो रात के समय कैथल में नहीं रुके। प्रदेश के मुखिया को प्रदेश की जनता की परवाह नहीं है। रणदीप सुरजेवाला ने अभय चौटाला के बयान पर पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस पार्टी को सरकार गिराने के लिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि अभय चौटाला ने कहा था कि कांग्रेस चाहे तो सरकार गिरा सकती है। सुरजेवाला ने कहा कि यह सरकार पीटीआई टीचर्स के पेट पर लात मारने की कोशिश कर रही है, जो प्रजातांत्रिक नहीं है। पिछले 5 सालों से बच्चों ने एसएससी के फॉर्म भरे हैं, उसके जरिए या तो बच्चों के पेपर नहीं हो रहे या उनके परिणाम घोषित नहीं हो रहे। कैथल में इनेलो के कार्यकर्ताओं ने अभय चौटाला से मुलाकात की। अभय अपने दौरों में सरकार पर हमलावर हैं। अभय चौटाला ने बड़ौदा उपचुनाव को लेकर के एक बार फिर से सरकार और विपक्ष पर निशाना साधा। अभय ने कहा कि वहां ना सीएम चुनाव लड़ेंगे और ना ही भूपेंद्र हुड्डा। अभय चौटाला ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हम एक होकर राजनीतिक लड़ाई लड़ेंगे, राजनीतिक लड़ाई को लड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो अभय चौटाला का एक बार फिर से पार्टी में विधायक नहीं होने का दर्द सामने आया। अभय चौटाला ने कहा कि मेरे पास 30 विधायक होते तो सरकार गिरा देता। वहीं जेजेपी और बीजेपी गठबंधन को लेकर के अभय चौटाला ने कहा कि गठबंधन में ही खींचतान चल रही है। जेजेपी के विधायक सरकार से नाराज हैं। उन्होंने कहा कि विधायक अपनी बात ना सुनने की शिकायत करते हैं। करनाल में प्रदेश के सैकड़ों योग टीचर्स नियुक्ति की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरने में शामिल होने के लिए तमाम जिलों से लोग योग टीचर पहुंचे। सरकार ने करीब 480 योग शिक्षकों को 8 महीने पहले भरोसा दिया था कि उनकी नियुक्ति आयुष विभाग करेगा, लेकिन सरकार ने नियुक्ति को लेकर आयुष विभाग को अभी तक कोई आदेश नहीं दिए। 8 महीने के लंबे इंतजार के बाद योग टीचर्स को सड़क पर उतरना पड़ा। योग शिक्षकों का कहना है कि एक तरफ सरकार व्यायामशालाएं खोल रही हैं, दर्जनों व्यायामशालाओं का उद्घाटन किया जा रहा है, दूसरी तरफ हरियाणा भर में योग शिक्षकों को हटा दिया गया है। योग टीचर्स ने कहा कि बिना योग टीचर्स के योगशालाएं कैसे चलाई जाएंगी। सरकार पहले सभी हटाए गए योग शिक्षकों को नियुक्ति दे तभी चल पाएंगी। चरखी दादरी में पीटीआई टीचर्स ने शहर में अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। दादरी लघु सचिवालय पर चल रहे धरने में महिलाओं ने थाली बजाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। वहीं जिला प्रधान धर्मेंद्र ने बताया कि अगर सरकार ने पीटीआई अध्यापकों को नौकरी से वापस नहीं लिया तो हर दिन प्रदर्शन करेंगे। जिला प्रधान ने कहा कि बड़ौदा उपचुनाव में भी सरकार की पोल खोलने का काम करेंगे। हम कोई भी टेस्ट नहीं देंगे। 10 साल नौकरी करवाने के बाद हमको निकाल दिया गया। यमुनानगर में अध्यापकों के सभी 14 संगठनों ने पीटीआई टीचर्स की बहाली की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। सैकड़ों पीटीआई टीचर्स के समर्थन में अध्यापकों ने अर्धनग्न होकर शहर के कई इलाकों में सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रैली निकाली। सभी संगठनों ने बर्खास्त किए गए पीटीआई टीचर्स की बहाली की मांग को लेकर आंदोलन में सहयोग की घोषणा की है। यमुनानगर में एक अध्यापक संघ ने कहा कि अनशन के 24 दिन बाद भी सरकार ने टीचर्स की कोई सुध नहीं ली। अध्यापकों का कहना है कि इन पीटीआई टीचर्स की रेगुलर नौकरी थी, जो 10 साल तक इन्होंने सेवा की और इस दौरान राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर मेडल भी दिलवाए, लेकिन फिर भी इनकी अनदेखी की गई। भिवानी में प्रदर्शन कर रहे 1983 पीटीआई टीचर्स में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पहले से ही मजबूती के मारे थे, अब मजबूरी से के चलते नौकरी से हटने के बाद परेशान हैं।
लगातार 3 सप्ताह से पीटीआई धरने पर बैठे हैं। पीटीआई विधवा महिला टीचर का कहना है कि वो सास ससुर और अपने बच्चों का पालन पोषण इस नौकरी के सहारे कर रही थी, लेकिन परिवार का सहारा बनी नौकरी को सरकार ने अब छीन लिया है। विधवा टीचर का कहना था कि नौकरी जाने के चलते वो अपने सास ससुर अपने बच्चों का गुजारा कैसे करेगी। महिला टीचर का कहना है कि एक तरफ सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चलाती है, दूसरी तरफ बेटियों का घर उजाड़ती है। करनाल में राइस मिल मालिकों का करोड़ों रुपए के धान का घोटाला सामने आया। राइस मिल की ओर से सरकार का दिया गया धान का चावल वापस सरकार को नहीं दिया जा रहा। अब तक 70% चावल सरकार को वापस मिला है। बकाया चावल को राइस मिल मालिक अब यूपी बिहार से पीडीएस का चावल खरीदकर पूरा कर रहे हैं। खाद्य विभाग के ऑफिस और एसडीएम टीम ने छापेमारी की और 2 ट्रक बरामद किए हैं। बरामद किए गए दोनों ट्रक में 737 क्विंटल चावल मिले, जो कि यूपी के बांदा शहर से करनाल पहुंचे थे। डीसी के मुताबिक दोनों ट्रक बालाजी राइस मिल और न्यू इंडिया राइस मिल के बताए जा रहे हैं। राइस मिल मालिक बड़े घोटाले को अंजाम देने में लगे हुए हैं। फिलहाल मामले की जांच एसडीएम नरेंद्र पाल कर रहे हैं। राइस मिल मालिकों को 30% बकाया चावल सरकार को देने, जिनकी आखिरी डेट 15 जुलाई की है। भिवानी में आपदा प्रबंधन को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। जिलाधीश अजय कुमार अधिकारियों के साथ तैयारियों का जायजा लेने के लिए निकले और इस दौरान उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। जिलाधीश अजय कुमार अधिकारियों के साथ नीनान गांव में गहरे जलघर पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने मोटरबोट में सवार होकर तैयारियों का जायजा लिया। तेज बारिश या बाढ़ के हालात को काबू करने की तैयारी की जानकारी ली गई। जिलाधीश ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने अपने क्षेत्र में बरसाती नालों और ड्रेन की सफाई सुनिश्चित कर फोटो और वीडियो भेजें। उन्होंने लोगों से कहा कि अगर कहीं भी कोई परेशानी हो तो उसकी सूचना डीएम को दें। गोहाना के खानपुर में भगत फूल सिंह महिला मेडिकल कॉलेज के सभी विभागों की ओपीडी शुरू कर दी गई, लेकिन शुरुआत में फिलहाल गोहाना और आसपास के लोग ही पहुंच रहे हैं। मरीजों की कम संख्या में पहुंचने की वजह रोडवेज का नहीं चलना है। स्टाफ की परेशानी को देखते हुए रोडवेज विभाग ने खानपुर रूट पर गोहाना से पीजीआई तक बस सेवा शुरू कर दी है। मेडिकल जॉइंट डायरेक्टर के मुताबिक 5 मई को कोविड अस्पताल बनने के बाद से यहां सभी विभागों की ओपीडी बंद कर दी गई थी। सरकार ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए एसिग्नोमेटिक कोरोना मरीजों को केयर सेंटर में रहने के निर्देश दिए हैं। जॉइंट डायरेक्टर के मुताबिक मेडिकल में फिलहाल 150 के आसपास ओपीडी आ रही है। मेडिकल में कोविड के मरीजों को देखते हुए यहां पर दोनों मरीजों की एंट्री और स्टाफ को अलग रखा गया है। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर स्वास्थ्य विभाग 1 महीने तक जनसंख्या पखवाड़ा बनाएगा। इसे लेकर सोहना के नागरिक अस्पताल में एक बैठक का आयोजन किया गया है। जनसंख्या पखवाड़ा 2 चरणों में मनाया जाएगा। पहला पखवाड़ा 27 जून से चल रहा है, जो कि 10 जुलाई तक चलेगा। दूसरा पखवाड़ा 11 जुलाई से 27 जुलाई तक चलेगा। इसे जनसंख्या स्थिरता पखवाड़े के तौर पर बनाया जाएगा। इसमें आशा वर्कर दंपतियों को परिवार नियोजन संबंधी चल रही योजनाओं से अवगत करवाकर अमल में लाने की सलाह देंगे। यमुनानगर में 14 साल की एक नाबालिग के साथ गैंगरेप करने का मामला सामने आया। पीड़ित परिजनों ने मकान मालिक पर गैंगरेप करने के आरोप लगाए हैं। पीड़िता की मां के बयान के आधार पर मामला दर्ज किया गया। आरोपियों के खिलाफ 376 DA के धारा 6 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पंचकुला में 6 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली एक युवती ने अपने पार्टनर पर शादी का झांसा देकर रेप करने के आरोप लगाए। पीड़िता का कहना है कि आरोपी ने उसके साथ कई बार रेप किया और उसका अबॉर्शन भी करवाया। जानकारी के मुताबिक युवती मूल रूप से पंजाब की रहने वाली है और पंचकुला में अपने पार्टनर के साथ एक होटल में काम करती थी, लेकिन जब लॉकडाउन हुआ तो उसका पार्टनर उसे छोड़कर फरार हो गया। पीड़िता ने युवक के घर जाकर जमकर हंगामा किया। उसके माता पिता पर भी मिलीभगत के आरोप लगाए। नानौद में कोतकला डेरे के महंत शुक्राई नाथ पर तेज धारदार हथियार से हमला किया गया। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कोतकला डेरे के महंत पर हमले का आरोप डेरे में रहने वाले ही एक शख्स पर है। पुलिस के मुताबिक आरोपी शख्स रोज डेरे में पूजा पाठ के लिए आता था।
हालांकि महंत पर हमले के आरोपी शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि 3 साल पहले हुए विवाद के बाद महंत को गद्दी मिली थी। करनाल के मेरठ रोड पर ट्रक और टेम्पो की टक्कर में 2 लोगों की मौत हुई, जबकि 7 लोग घायल हुए हैं। टेम्पो सवार सभी लोग लुधियाना में मेहनत मजदूरी का काम करते थे और अपने घर शामली जा रहे थे। इसी दौरान यह हादसा हुआ। रेवाड़ी में दिल्ली जयपुर हाईवे पर सड़क हादसे के दौरान ट्रैक्टर और टैंकर टकरा गए। हादसे में एक बच्चे की मौत हुई है। बालावास गांव के रहने वाला एक शख्स ट्रैक्टर से अनाज लेकर धारूहेड़ा की तरफ जा रहा था। ट्रॉली में एक महिला और 4 साल की बच्ची बैठी हुई थी। निखरी गांव के पास फ्लाईओवर पर पीछे से आ रहे केमिकल से भरे टैंकर ने ट्रैक्टर को टक्कर मारी। इस हादसे के बाद टैंकर चालक मौके से फरार हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने टैंकर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। करनाल के बड़ा गांव में तेज रफ्तार ट्रक ने 2 बाइक को टक्कर मारी। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक बड़ा गांव का ही रहने वाला था। काम करके वापस अपने घर लौट रहा था। उसी दौरान यह हादसा हुआ। लोगों ने बताया कि अगर स्पीड ब्रेकर होता तो बड़े वाहनों की गति पर लगाम लग पाएगी और हादसों में कमी आएगी। यमुनानगर जिला जेल में छापेमारी के दौरान कई गैंगस्टर और हत्या के आरोपियों से 11 मोबाइल फोन, बैटरी, चार्जर समेत रुपए बरामद किए गए। जेल में जैसे ही तलाशी अभियान शुरू किया गया, कैदी ने मोबाइल से सिम निकालकर उसे चबाना शुरू कर दिया। दूसरे ने अपना मोबाइल ही तोड़ दिया। जेल अधीक्षक के मुताबिक जेल में सुरक्षा अच्छी है, लेकिन इसके बावजूद मोबाइल इन बंदियों तक आखिर कैसे पहुंचे, इसकी पड़ताल की जा रही है। जिला जेल में सबसे सुरक्षित मानी जाती है, लेकिन जब जेल में ही मोबाइल मिले तो जेल पर सवाल उठने लाजमी है।